गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए अकाउंट्स का क्लास 12 का कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस साइट पर आए हैं चैनल पर, वो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें प्लीज़। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे कि नाम है कैश, यानी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात की जाएगी। फ्लो मीन्स आना और जाने से रिलेटेड होता है, बहना बोलते हैं। स्टेटमेंट मीन्स इन रिटर्न होगा। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का बनाया जाता है, कंपनी या बिजनेस का बनाया जाता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इन दोनों के बेसिस पर हम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को इजीली समझने के लिए मैं आपको एक उसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिफर्ड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स which affects the cash and this statement shows the inflow and outflow of the cash। यहाँ पे डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश की ही बातें की जा रही है। इनफ्लो यानी एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे, अगर मैं गुड्स सेल करती हूँ तो मेरे बिजनेस को, कंपनी को मनी मिलेगी इन रिटर्न। जो मनी मिल रही है यानी अंदर आ रही है मनी, तो उसे इनफ्लो कहेंगे। वैसे ही अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज करती हूँ तो मनी मुझे पे करनी पड़ेगी मीन्स मनी का आउटफ्लो हो रहा है, मनी बिजनेस से, कंपनी से बाहर जा रही है। इस तरह से ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो की और कई एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसके थ्रू जो कंपनी का है फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, उसे कितना अमाउंट चाहिए, मनी चाहिए, वो अफेक्ट होता है। और इसी के बेसिस के लिए, इसी के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक और आपको बहुत अच्छे लाइन बता रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट थिंग, स्पेसिफिक पीरियड के लिए बात की जा रही है। स्पेसिफिक पीरियड यानी एक टाइम डिसाइडेड रहता है, क्योंकि हम बेसिकली P&L और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं और P&L और बैलेंस शीट एक साल के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनाया जाता है। इसके कई बेनिफिट होते हैं, जैसे हम कैश बजट बना सकते हैं। इससे हमारा कैश फ्लो का ट्रेंड हमें पता चल जाता है, बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है कि नहीं, हमें इससे पता चलता है। उसके अलावा हमारी अर्निंग्स हमें यहाँ पे शो होती है कि अर्निंग्स कैसे हो रही हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज डिस्क्लोज होती है कि हमें कितना और अमाउंट चाहिए, हमें कितना कैश कम पड़ रहा है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ये बेनिफिट होता है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग इसके 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, इसमें जो भी मनी है हमारे पास उससे बात करेंगे। तो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड होता है, डिपॉजिट इन बैंक्स और कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। कैश इन हैंड तो जनरली आप जानते हैं कि बिजनेस में जो भी तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं वो कैश इन हैंड होगा। और डिपॉजिट इन बैंक यानी कहने का मतलब है कि बैंक ने, कंपनी ने बैंक में अपना कोई अकाउंट ओपन किया है जिसमें उसने मनी डिपॉजिट कर रखी है, तो वो भी कैश कहलाएगा। सेकेंड थिंग, कैश इक्विवेलेंट्स यानी कहने का मतलब है कंपनी ने क्रेडिट डेटर्स कौन होते हैं, हमारे कस्टमर, जिसको गुड्स सेल किया है और वो विद इन शॉर्ट पीरियड यानी 2-3 मंथ या 6 मंथ में ही हमें अमाउंट देने वाले हैं, तो इजीली हमें कैश मिल जाएगा उसी से, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे होता है जिससे भी हमें मनी मिलती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, या हमने शॉर्ट टर्म कहीं डिपॉजिट किया है जो कि हमें इन रिटर्न मिल जाएगा विद इन 6 मंथ, जो हमें अमाउंट मिल जाता है वो कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट हो जाता है। सेकेंड टर्म की बात करेंगे। ये तो मैंने बात बताई है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में हम किसे लेते हैं। सेकेंड है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट थिंग ऑपरेटिंग मीन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग मीन्स बिजनेस किस लिए संचालित किया जा रहा है, किस लिए ऑपरेट किया जा रहा है। बेसिकली बिजनेस का मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना, तो वो गुड्स या सर्विस को सेल करता है, उससे प्रॉफिट अर्न करता है। अब एग्जाम्पल लेंगे तो बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल राम की एक फैक्ट्री है शुगर मिल की। अब इस शुगर मिल में शुगर बनाना उसका मेन गुड्स है। इस गुड्स के लिए उसे रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, जो शुगर केन होगा, उसे फिर वो प्रोसेस करेगा और सेल कर देगा। ये 3 जो फिनिश गुड्स बनेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही है परचेस करने से रॉ मटेरियल टिल शुगर बनाने तक, ये पूरी जो प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं उन्हें सैलरी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसे सेल कर रहे हैं, इसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, इसी एक्टिविटीज को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका बनाते हैं। थर्ड टर्म की बात करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिफरेंट है। इन्वेस्ट करना मतलब कहीं पर मनी को लगाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी बात करना। अब जैसे सपोज बिजनेस में मनी आ गई है तो हम चाहते हैं कि हम रेंट पे बिल्डिंग, एग्जांपल दे रही हूँ, रेंट पे बिल्डिंग में वर्क करते थे, तो अब हमने रेंट पे वर्क करने के बदले एक हमारी खुद की बिल्डिंग परचेस कर ली है। तो ये क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। बिल्डिंग परचेस कर रही है, यहाँ हमने सोचा हमारी खुद की लैंड परचेस कर ले। बिजनेस हमारा लैंड का नहीं है, न ही बिल्डिंग का है, बट हमने ये लॉन्ग टर्म असेट परचेस करके रखी है ताकि हमारे बिजनेस में हमें रेंट कम पे करना पड़े। क्लियर? तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऐसी एक्टिविटी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, इस तरह से हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इसमें जो भी हो रहा है, हमारा सेल हो रहा है, परचेस यानी बिल्डिंग अगर हमने सेल कर दी है तो वो एक्टिविटी भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा। तो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड टर्मिनोलॉजी क्लियर। अब फोर्थ पे आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात की जाए तो फाइनेंस मनी से रिलेटेड होता है कि हमें कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, नीड है। तो यहाँ नीड की बात की जा रही है। अब फाइनेंसिंग विदाउट मनी कोई भी बिजनेस सरवाइव होता ही नहीं है। तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली हमें अगर रॉ मटेरियल परचेस करना है, फिक्स एसेट परचेस करना है, या हमारा बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज को पे करना है, तो मनी की रिक्वायरमेंट होगी। डेफिनेटली हम प्रॉफिट कमाएंगे, बट उसके अलावा भी कई बार हम बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, तो मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये मनी की रिक्वायरमेंट हम या तो बैंक से मनी लोन पे लेके कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है, जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे, हम शेयर सेल करके डिवेंचर लाके, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर, उसके थ्रू भी हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं और बिजनेस में मनी आ सकती है। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है, क्योंकि शेयर परचेज भी होते हैं, सेल भी होते हैं, यानी शेयर का इश्यूज होता है। तो ये जो भी एक्टिविटीज फाइनेंस से रिलेटेड की जाएगी उनका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट्स के थ्रू हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है एट द लास्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने किस तरह से बनाया है। इसके लिए फॉर्मेट भी रहता है और वो फॉर्मेट आपको मैं बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले वो फॉर्मेट रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्मेट है, बट आप सीबीएसई में डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं लिया गया है और उसमें इनडायरेक्ट फॉर्मेट से बनाना सिखाया है, तो आप इनडायरेक्ट फॉर्मेट को मैं प्रेफर कर रही हूँ। उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ये फॉर्मेट है, लास्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ये फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है ये S3 के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया है और इसमें सेम मैंने जो एग्जांपल बताए हैं, जो एक्टिविटीज बताई है, वो ये एक्टिविटीज के नाम शो किए गए। इसमें हमें जनरली फॉर्मेट में 8 और माइनस करना है। ये एडजस्टमेंट मैं आपको सम के साथ एक्सप्लेन करूंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।